आप कर्मधारय को कैसे पहचानेंगे, कर्मधारय में क्या दिया होता है, कर्मधारय जो है हमारा द्विगु कैसे पहचानेंगे, द्विगु की खासियत ये होती है पूर्व पद भी, कौन सा पद, पूर्व पद। अगला हमारा द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व समास में दोनों होते हैं। हमारा अव्ययी भाव कैसे पहचानेंगे, अव्ययी भाव में खासियत ये होती है उपसर्ग दिया होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का मास्टर अवनेश यादव चैनल में स्वागत है। मैं हूं अनुज सर। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और जो मास्टर ट्रिक पर आधारित मैं आपके लिए समास लेकर के आया हूं। और आइए हम सीखते हैं समास। और अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आपको हर वीडियो जो है आपको नई नई वीडियो आपको मिल सकें। आइए हम सीखते हैं समास। ये समास जो है हमारे हाई स्कूल या फिर इंटर लेवल के लिए, और या फिर आप टेट का एग्ज़ाम देते हैं, सी टेट का देते हैं, यूपी पुलिस का देते हैं, एसआई का देते हैं, तो आपका जो भी कोई एग्ज़ाम होता है हर एग्ज़ाम में आपके लिए ये समास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसको हम जो सीखेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे समास। ठीक है, तो समास होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। समास जो होता है, जो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगर किसी को पता ना हो कि समास होता क्या है, तो समास ये होता है कि शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आइए हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के जो योग से जो बने नए शब्द को समास कहते हैं। हमारे पास दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनका मेल करने के बाद जो हमें नया शब्द प्राप्त होता है उसे हम समास कहते हैं। आइए हम सीखते हैं समास का अर्थ होता क्या है। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो संक्षिप्तीकरण जानते हो, जो शॉर्ट उस चीज़ को जो है हमारा जो समास का जो अर्थ होता है क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। आगे हम बात करते हैं कि जो समास है वो किन किन से मिलकर बना है। तो समास की रचना जो हुई है किससे हुई है, सम प्लस आस से हुई है। और इस सम का जो अर्थ होता है पास, और आस का जो अर्थ होता है आना, या फिर कह सकते हो आप बैठना। अर्थात पास आकर के बैठना कह सकते हो या पास आना कह सकते हो। तो दो जो शब्द होते हैं उनके क्या कहते हैं, मेल को क्या कहेंगे आप, उसके योग को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। आइए ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या होता है, समास में प्रायः क्या होता है, दो पद पाए जाते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। जो पहले होता है वो होता है पूर्व पद, और बाद वाला जो होता है वो किसे कहते हैं, उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए दिन रात लिखा हुआ है, तो दिन जो रात है आपका वो पूर्व पद है, और जो दिन है वो कौन सा है, उत्तर पद है। ये तो आपको क्लियर पता हो गया कि समास का पूर्व पद कौन सा होता है, पहले वाला जो पद होता है वो पूर्व पद। उत्तर पद कौन सा होता है आपका, आगे वाला जो लास्ट में पद होता है वो आपका उत्तर पद हो गया। अब समास विग्रह क्या होता है, अगर कह रहा है दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अगर समास के क्या किया आपने, दोनों पदों को अलग अलग कर दिया तो इसे कहेंगे क्या, समास विग्रह कहते हैं। आइए हम बात करते हैं समास के प्रकार कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव होता है, द्वंद्व होता है, तत्पुरुष समास होता है, उसके बाद कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास हो गया। तो आपके जो 6 भेद होते हैं, आइए हम इन 6 भेदों के विस्तार से इनके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाते हैं, देखिएगा। सबसे फर्स्ट हमने रखा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव को पहचानें कैसे, इसमें पूर्व अवयव क्या होता है, जिस समास में पूर्व अवयव हो, अर्थात जैसे सबसे पहले क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो। समझिए अवयव क्या होता है, अव्यय होता है अर्थात अगर किसी में पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो समझ जाइए कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उपसर्ग समझिए। तो ये अव्ययी भाव का एक ही आप समझिए कि उसमें उपसर्ग अवश्य लगा होगा। जैसे दिया है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन समझ रहे होंगे आप, प्रतिदिन, तो प्रति जो दिया हुआ है वो क्या है, उपसर्ग है। और जिस आ, उसके आ क्या है, ये भी उपसर्ग है।
ठीक है। तो जैसे प्रतिदिन का अगर विग्रह करोगे तो क्या होता है, प्रत्येक दिन, और आजीवन का क्या आपका समास विग्रह हो जाएगा, जीवन भर। और एक और बात ध्यान रखेंगे आप, जैसे अभी जस्ट मैं आपको बताया था उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग के साथ साथ एक ऐसे जो दिया हो जैसे रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, इस तरह के अगर आपको दिया होगा, ठीक है, तो उसमें भी अव्ययी भाव समास ही होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया। उपसर्ग वाला क्या होगा, जिसके आगे आपका जो क्या दिया हो उपसर्ग लगा हो वो होता है अव्ययी भाव। ओके, दैट्स ऑल, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में एक बात ध्यान रखोगे, योजक चिन्ह लगा होगा और उसके साथ क्या होगा, दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। अर्थात जैसे भाई बहन, दिन रात, सीताराम, माता पिता, ये क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान है। जैसे भाई बहन की बात करते हैं तो भाई और बहन, दिन रात में दिन और रात, और सीता राम, सीता और राम, माता पिता, माता और पिता, इन सब में दोनों पद अगर योजक चिन्ह लगे हों और दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें क्या है, द्वंद्व समास होता है। अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। तो द्विगु समास में एक आपको ट्रिक के आधार पर बात करें तो पूर्व जो पद होगा वो कैसा होगा, संख्यावाचक, उसमें संख्या दी होगी 1 2 3 4 या 5 6 7, ये संख्या अगर दी है तो समझ जाइए द्विगु समास है। आंखें बंद करके द्विगु समास को पहचानेंगे कैसे आप, द्विगु समास को पहचानेंगे कि उसमें संख्यावाचक अवश्य दिया होगा पूर्व पद। जैसे चौराहा, तो 4 राहों का समूह हो गया, दशानन, 10 आनन है वाला, और त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। तो इसमें 4 10 और 3 इसमें क्या दिए, ये जो संख्याएं दी हुई हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। द्विगु समास में समझ में आया, आपको संख्या दिया होगा। अब आप बात करते हैं कर्मधारय की। तो कर्मधारय समास में खासियत ये होती है कि इसमें जो है विशेषता दी जाती है, जिस समास में विशेषता दी हो। जैसे कैसे पहचानेंगे, जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसकी विशेषता क्या है, मिर्च की विशेषता है काली है, ठीक है। और फिर इसको दिया है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात इस कंठ की विशेषता क्या है, नीला है, ठीक है। विद्याधन, अर्थात विद्या रूपी धन, धन कैसा है, विद्या रूपी है, ठीक है। तो जिसमें विशेषता दी गई होगी वो समझ जाइए कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अब बहुव्रीहि की पहचान क्या होती है, इसमें बहुव्रीहि में खासियत ये होती है कि इसमें ना ही पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा होगा, कौन सा होगा, तीसरा पद प्रधान होगा। जैसे दशानन, तो 10 मुख हैं जिसके जैसे रावण है। अभी आप कहोगे सर आपने उसमें अभी जस्ट हमें बता दिया कि जिसकी संख्यावाची हो, ये उसमें भी आपने कह दिया। तो इसमें देखो यहाँ पर संख्या दी हुई है, इसको द्विगु समास आपका द्विगु में भी रख सकते हैं और आपका बहुव्रीहि में भी रख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो दोनों में सही माना जाएगा। तो क्या कहा अभी जस्ट, दशानन में 10 मुख हैं जिसके कौन है, रावण, अर्थात इसके 10 की यहाँ पर जो है तीसरा पद प्रधान कैसे हुआ, क्योंकि 10 मुख हैं जिसके रावण, ठीक। लंबोदर, लंबा है, उदर जिसका कौन है, गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, शिव। ओके, तो बात समझ। अब आप कहोगे सर अभी आपने नीलकंठ में हमें बताया था कि कर्मधारय विशेषता, क्या वहां भी आप कर्मधारय में भी लगा सकते हो, कैसे, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, जिसका नीला है कंठ जिसका। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कर्मधारय में क्या था, तो जैसे नीला है कंठ जो, अर्थात इसमें विशेषता बताई गई, जो कंठ है वो कैसा है, नीला है, ठीक। ओके, इसमें नीलकंठ में हमने क्या किया, नीला है कंठ जिसका नीला कंठ है वो कौन है, शिव शंकर भोलेनाथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। अब आप कहोगे सर कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद कैसा होगा, गौण होगा, और उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। इसमें ये प्रकार कितने होते हैं, इसके 6 प्रकार होते हैं। जैसे आपने कारक तो सुने होंगे, उसी प्रकार से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और उसके संबंध और अधिकरण, ये 6 के 6 प्रकार आपको विस्तार से समझाते हैं। जैसे आपने कारक चिन्ह समझ जानते होंगे,
कर्ता ने कर्म को कारण से संपादन के लिए अपादान, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म तत्पुरुष क्या होता है। इसमें जो है जो को की जो है कह सकते हो लोप होता है। इसमें कौन सी विभक्ति आपका दिया होगा, को दिया होगा। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। तो एक बात ध्यान रखो, जैसे इसमें तत्पुरुष समास की जैसे बात आती है, तत्पुरुष समास में एक खासियत ध्यान रखोगे, इसमें विभक्ति जो दी होती हैं उसके आधार पर दिया होगा। तो जैसे आपने कर्म की बात की तो कर्म में क्या हुआ, मतदाता, मत को देने वाला, जन्मदाता, जन्म को देने वाला। तो इसमें को आ रहा है, जो को, तो इसमें को आ रहा है। आगे बात करते हैं कर्ण तत्पुरुष कौन सा होता है, इसमें से आता है। अब सगे समझेंगे, जैसे गुणहीन, गुण से हीन, ओके। उसके बाद दिया मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। तीसरा कौन सा है हमारे सामने, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होता है, के लिए का लोप होगा। कैसे, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जो कड़ी बनाई गई वो किसके लिए, हाथ के लिए। तो इसमें हाथ के लिए जो है कड़ी, जो कैसी हो गई, हथकड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है, समझ में आया हुआ आपके लिए। अब आगे बात करते हैं अपादान में। अपादान में क्या होता है, जैसे मान लीजिए से अलग होने की दिशा में, अभी जस्ट बात हमने की थी कर्ण में से विभक्ति का जो है लोप होता है। जैसे गुणहीन की बात कही, गुण से हीन, ठीक है, बात समझ में आया। और मुंह मांगा अर्थात मुंह से मांगा, तो इसमें क्या है, कर्ण में से आया। लेकिन अभी जस्ट हमने बात की अपादान में, अपादान में भी से आया। तो इसमें कब से आएगा, इस बात का विशेषकर ध्यान दो। कैसे आएगा, इसमें अलग होने की दिशा में, इसमें अलग होगा। जैसे धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, बात समझ में आ रहा है। अर्थात जैसे धनहीन, तो धन तो है ही नहीं उसके पास, तभी तो अलग होने की दिशा में आ रहा है। तो अब आगे बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं। संबंध तत्पुरुष में हमारा क्या आता है, का लोप होता है। जैसे हमारा दिया हुआ है प्रेम सागर, प्रेम का सागर, गंगा तट, गंगा का तट, जिसमें का आ रहा है। तो संबंध में जैसे हम आपको जानते हो का, की, के, ये अगर कुछ भी आ जाता है तो उसमें क्या होगा, संबंध। जहां पर संबंध स्थापित होता है वहां पर आप क्या लगाओगे, संबंध तत्पुरुष होगा, ठीक है। आपको अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें में या फिर पर का लोप होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको हर वीडियो नई नई मिल सके। अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं, इसमें में या पर का लोप होता। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, नीति निपुण, नीति में निपुण। तो इसमें आपको क्या है, में या फिर पर कह सकते हैं, इस विभक्ति में का लोप होता है, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपके लिए, नो प्रॉब्लम। आपको देखिए मैंने विस्तार से समझाया है आपके लिए, टॉपिक बाय टॉपिक। तो ये आपको समझ आया होगा। समास कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष को कैसे पहचानोगे, तत्पुरुष को पहचानने का तरीका यही है। इसमें आपको कारक दिए होंगे, विभक्ति दी होंगी उसके साथ। उसके बाद बहुव्रीहि को कैसे पहचानेंगे, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। आप कर्मधारय को कैसे पहचानेंगे, कर्मधारय में क्या दिया होता है, कर्मधारय में विशेषता दी होती है। अगला आप जो है हमारा द्विगु कैसे पहचानेंगे, द्विगु की खासियत ये होती है, इसमें संख्यावाचक दिया होता है। पूर्व पद भी, कौन सा पद, पूर्व पद। अगला हमारा द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। हमारा अव्ययी भाव कैसे पहचानेंगे, अव्ययी भाव में खासियत ये होती है, उपसर्ग दिया होता है। तो पहला बात समझिए, उपसर्ग वाला अव्ययी भाव। द्वंद्व कौन सा होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। द्विगु में संख्यावाची होगा, कर्मधारय में क्या होगा, विशेषता दी होगी। और बहुव्रीहि में आपको क्या दिया होगा, बहुव्रीहि में क्या दिया होता है, सोचो, तीसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद क्या है, तत्पुरुष में क्या होता है, जो विभक्ति जो होते हैं आपके, वो उसमें विभक्ति पर आधारित होता है। तो समझ जाइए, आपको वीडियो समझ में आई होगी, आई होप। तो हमारे जो समास हैं वो 6 के 6 प्रकार आपको मैंने क्लियरली स्पष्टता पूर्वक बता दिए। ये जो आपको वीडियो है वो चाहे आपके 9th में हो, चाहे हाई स्कूल में, से ऊपर आप जब भी कहीं भाई कोई भी कंपटीशन लेवल में जब आप बैठते हैं तो आपको ये समास की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी अगर आपने किसी ने भी अगर रस की वीडियो
और अलंकार की वीडियो अगर नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे चैनल में एंट्री करेंगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिएगा और आप हमारे बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।